नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। चारधाम यात्रा रच रही नया कीर्तिमान। श्रद्धालुओं का आंकड़ा 12.60 लाख पार। केदारनाथ में 22 दिन में 5.23 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। एक दिन में 80,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे चारधाम। केदारनाथ में सबसे ज्यादा 32,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में भी उमड़ रही भारी भीड़। यात्रा प्रबंधन और सुरक्षा पर भी सरकार का फोकस। मौसम को लेकर प्रशासन और आपदा टीमें भी इस दौरान अलर्ट नजर आ रही हैं। और आपदा टीमें भी अलर्ट नजर आने लगी हैं। बड़ी संख्या में चारधाम में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा नए कीर्तिमान भी रच रही है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। योगेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कितनी बड़ी संख्या में चारधाम में यात्री पहुंच रहे हैं और किस तरह की व्यवस्थाएं अभी देखने को नजर आ रही हैं? देखिए विशाल, आस्था का जो महासैलाब है वो देखने को मिल रहा है चारधाम पर, और नया कीर्तिमान जो है वो कहीं ना कहीं ये चारधाम यात्रा जो है स्थापित करती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या की बात है और जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है, उस आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो 12,60,000 से अधिक जो है श्रद्धालु जो है चारधाम यात्रा पर पहुंच चुके हैं। केदारनाथ की अगर हम बात करें तो 22 दिनों में ये संख्या करीब 5.5 लाख तक पहुंची है, जिसमें श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। वहीं एक दिन में अगर बात करें तो एक दिन के अंदर जो है 80,000 से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो जो है चारधाम पहुंचे हैं। ऐसे में केदारनाथ की अगर सबसे ज्यादा बात की जाए तो क्योंकि सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच रहे हैं, उसमें 32,000 श्रद्धालु एक दिन में पहुंचे हैं। तो बद्रीनाथ की बात हो, गंगोत्री की बात हो, यमुनोत्री की बात हो, चाहे फिर केदारनाथ की बात हो, लगातार जो श्रद्धालुओं की जो संख्या देखने को मिल रही है, भीड़ देखने को मिल रही हो, वो निश्चित तौर पर चारधाम पर उमड़ती नजर आ रही है। और यात्रा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जो सरकार है, वहाँ प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो पूरी तरह से फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ क्योंकि मौसम भी पल पल जो है पर्वतीय इलाकों में बदल रहा है, लगातार अलर्ट उसके लिए भी जारी किया जा रहा है, तो प्रशासन उसके लिए भी और आपदा की जो टीमें हैं उनको भी अलर्ट किए हुए हैं, ताकि जो है किसी प्रकार की चुनौती अगर सामने आती है तो उससे निपटा जा सके। योगेश, क्योंकि ऐसे में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन भी लोगों ने कराए होंगे अब, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी लगातार बढ़ा है। और ऐसे में जब यात्री जा रहे हैं तो क्या किसी तरह की कोई परेशानी का सामना उनको क्या करना पड़ रहा है क्या? क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरह से ये भी देखा गया कि चारधाम यात्रा में गैस सिलेंडर की जो बातें थी वो सामने आई कि पूरी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं। उसके बाद अब जिस तरह से अपील की गई कि ईंधन का कम से कम उपयोग किया जाए, तेल को कम से कम यूज़ किया जाए, उसके बावजूद किस तरह का जो नज़ारा है वो चारधाम यात्रा में देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर चारधाम पर ईंधन कम करने की बात हो या फिर गैस की बात हो, इस तरह से अभी कोई इस तरह की समस्या सामने नहीं आई है कि जिससे जो है कोई एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने बनी हो। लेकिन आज जिस तरह से अभी अपील की गई है और ईंधन की बात हो रही है, तो आने वाले वक्त में क्या कुछ तस्वीरें रहेंगी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो श्रद्धालु हैं उनके सामने किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, चारधाम यात्रा वो संपूर्ण कर सके, पूरी तरह से एक अच्छा मैसेज लेकर यहाँ से जा सके, यह प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं सरकार का है। इसलिए लगातार सरकार जो है यात्रा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर के व्यापक इंतजाम कर रही है। आपदा को लेकर भी पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है कि अगर वहां पर किसी प्रकार की चुनौती बनती है, लैंडस्लाइड की घटनाएं जहां पर होती है वहां पर साइन बोर्ड लगाए गए हैं, ताकि अगर कोई समस्या आती है तो उससे निपटा जा सके। अभी फिलहाल इस तरह की घटनाएं या इस तरह की कोई चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन अगर भविष्य में कुछ इस तरह से होता है तो उसके लिए भी प्रशासन जो है अभी से पूरी रणनीति तैयार कर रहा है। देखना होगा कि आगे उस रणनीति का कितना असर पड़ता है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। विजय प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार चंपावत जिले के दौरे के तहत लोहाघाट पहुंचे, जहां परिहार का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान प्रदेश महामंत्री परिहार ने डाक बंगला लोहाघाट में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर 2027 विधानसभा चुनाव के लिए जुटने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ही बीजेपी के मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे
और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी। परिहार ने 2027 विधानसभा चुनाव में 60 से ज़्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, जिस वजह से कांग्रेसी नेता बीजेपी पर झूठे और बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार ने ऐतिहासिक विकास कार्य इस उत्तराखंड में किए हैं और हम समझते हैं कि इन विकास कार्यों के माध्यम से और विशेष रूप से हमारी जो संगठन की संरचना है, इन दोनों के आपसी तालमेल के कारण से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार एक बड़ी विजय के साथ सत्ता में आएगी और जो जन आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं को हम अपने आप में शामिल करते हुए जो उत्तराखंड के जनता का विश्वास हम जीतने में सफल हुए हैं, उसके कारण से हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से हम एक हैट्रिक इस उत्तराखंड में जीत के लगाएंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने चंपावत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बीजेपी के पूरे देश में प्रशिक्षण अभियान चल रहे हैं, जिसे उत्तराखंड में भी शुरू किया गया है। पहले चरण में उत्तराखंड के 304 मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न किए गए। अब जिला स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग संपन्न किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अभी तक उत्तराखंड में 7 जिलों में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न किया जा चुका है। 14 और 15 मई को जिले में प्रशिक्षण वर्ग संपन्न किया जाना है। साथ ही 15 और 16 मई को पिथौरागढ़ जिले के आदि कैलाश गुंजी में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाएगा। जिनका नंबर दिया था। वर्मा जी ठीक है, चेयरमैन साहब। जो हमारी डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार ने क्या क्या ऐतिहासिक विकास कार्य किए हैं, उन सब विकास कार्यों को जनता के साथ एक तादात्म्यपूर्ण संपर्क स्थापित करते हुए, संवाद करते हुए, जनसंपर्क करते हुए जनता को उसका लाभ दिलाना और विशेष रूप से जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, विशेष रूप से आज विभिन्न प्रकार के सोशल प्लेटफॉर्म है, उसके साथ आज AI का भी युग आ चुका है। हम अपने संगठन की संरचना को सुदृढ़ करने के लिए इस तकनीकी का किस प्रकार से उपयोग करें, ये हम अपने कार्यकर्ताओं को इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से बतलाते हैं। मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ अपने संगठन में अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत अच्छी से कर पाएगा और जो हमारा मूल उद्देश्य है, संगठन निर्माण से व्यक्ति निर्माण से संगठन निर्माण और संगठन निर्माण से राष्ट्र निर्माण, इसको चरितार्थ करने में हम इस प्रशिक्षण माध्यम से सफल होंगे। चंपावत जिला न्यायालय ने जिला पंचायत चुनाव से जुड़ा एक और बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने भंडार बोरा जिला पंचायत सीट से बीजेपी समर्थित विजय प्रत्याशी शैलेश जोशी का चुनाव रद्द कर दिया है। यह फैसला विपक्षी प्रत्याशी कमल रावत की ओर से दायर याचिका पर सुनाया गया है। कमल रावत ने आरोप लगाया था कि मतगणना में गड़बड़ी हुई और उनके वैध वोटों को गलत तरीके से अवैध घोषित किया गया। मामले की सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने शैलेश जोशी के निर्वाचन को निरस्त करने के आदेश भी दिए हैं। ये जो है कि अपने मनपसंद बीजेपी कैंडिडेट को नहीं जिता पाए, तो प्रशासन ने अपने हाथ से 146 फर्जिया वोट डाल दी। 146 फर्जिया वोट डालने के बाद भी कमल रावत जो है मात्र 25 वोटों से हारा, जबकि 146 फर्जिया वोट डालने के बाद भी जो है कि कमल रावत अगर जो है कि 25 वोटों से हारा है, अगर जो है कि वो वोटें नहीं पड़ती तो कमल रावत कम से कम 250-300 वोटों से जीता होता, जानबूझ करके हराया गया। तो उस मामले में हमने माननीय जज साहब के यहाँ एक चुनाव याचिका दाखिल की। चुनाव याचिका में हमने कमल रावत के बयान करवाए थे कोर्ट में, और चूँकि एविडेंस सब जिला प्रशासन के पास थे, हमारे पास जो है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, इसलिए हमने कोर्ट में एप्लीकेशन दी कि साहब ये डॉक्यूमेंट तलब कर दिए जाए।
हरिद्वार में मेला अधिकारी सोनिका ने कुंभ 2027 की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाही या देरी पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। बैठक में सड़कों, घाटों, जलापूर्ति, बिजलीकरण और अन्य परियोजनाओं की विस्तार से समीक्षा भी की गई है। बता दें कि हरिद्वार समेत 11 रेलवे स्टेशनों को कार्य योजना में शामिल किया गया है। प्रमुख स्नान पर्वों पर 15 अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की योजना भी बनाई गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नीट यूजी पेपर लीक मामले में चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र में युवाओं में भारी आक्रोश नजर आया है। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और एनएसयूआई छात्र संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और इस दौरान पुतला दहन भी किया है। साथ ही केंद्र सरकार की गंभीर लापरवाही के चलते आज देश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। कहा गया है पूर्व में हुए पेपर लीक मामले में भी सरकार ने सबक नहीं लिया और अब इस साल भी यूजी नीट परीक्षा का पेपर लीक हो चुका है, जिसमें राजस्थान के एक बीजेपी नेता का नाम सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो सड़कों में उतरने के लिए मजबूर होंगे। जिस एग्ज़ाम में जो अभी भारतीय जनता पार्टी के जो सीबीआई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है, कोई ये राजनीति नहीं है कि कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम थोपे जा रहे हैं। ये अभी जो सीबीआई जांच आई है उसमें दिनेश बिंगवाल नाम के व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान से हैं, उनने 35 लाख रुपए में ये एग्ज़ाम पेपर खरीदा था और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हर किसी को ये सर्कुलेट किया था। और इसमें अभी सरकार सब कुछ जो और लोगों को बचा रही है और हिमांशु जो ये दिनेश बिंगवाल के ऊपर सब कुछ थोप रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार में जो बैठे हैं उनके भी बच्चे होंगे और उनके भी रिश्तेदार होंगे और उन्हें ये चीज़ को गंभीरता से लेना चाहिए कि जिस लोगों ने भी ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करी है, न जाने वो कहाँ से पैसे उन्हें कमाए होंगे। जैसा कि देखा जाए कि पूरे देश में लगातार पिछले कुछ वर्षों से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। काफ़ी छात्रों का भविष्य इससे अंधकार में जा रहा है। तो मैं भाजपा सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो भी ये नकल माफिया हैं इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और 2017, 2021 और 2024 और अभी 2026 में लगातार ये चौथी बार नीट का पेपर लीक हो गया है। और सवाल ये नहीं है कि नीट का पेपर लीक हो गया, नीट का पेपर लीक जिन लोगों ने किया है, जो लोग इसमें फंसे हैं, वो आज कहाँ हैं? अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार उन्हें अगर ऐसे ही छोड़ देगी तो बाद में पेपर लीक दोबारा होना तय है। अगर आगे भी पेपर अगर उन्हें ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो आगे भी पेपर ऐसे ही लीक होते रहेंगे। पेपर लीक हो रखा है, यह केवल एक परीक्षा घोटाला नहीं है, ये उन लाखों करोड़ों भारतीयों तथा जो स्टूडेंट्स हैं उनके भविष्य को करारा तमाचा है। यह सरकार परीक्षा के खिलाफ परीक्षा जो नकल विरोधी कानून है बोलती है कि अपने बहुत कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन क्या हमको अभी तक कोई भी जो पेपर लीक माफिया है कोई पकड़ा गया? यदि पकड़ा गया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? ऐसा क्यों होता है कि जिन जगह बीजेपी की सरकार है वहीं केवल पेपर लीक होते हैं? उदाहरण लीजिए, बिहार में पेपर लीक हुआ था, महाराष्ट्र में पेपर लीक हुआ था, गुजरात में पेपर लीक हुआ था और हमारे उत्तराखंड में पेपर लीक हुआ था। क्या जो हम हाल ही में पिछले वर्ष शायद जो UKSSC का एग्ज़ाम लीक हुआ था उसमें मुख्य आरोपी हाकिम सिंह था, जिसको धामी जी उस टाइम पे बहुत बोलते थे कि हमारे कड़े। मेरा ABUP से ही सवाल है, अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बोलने वाले वह तब कहाँ थे जब 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ? वह तब कहाँ थे जब पिछले वर्ष UKSSC का एग्ज़ाम लीक हुआ? वह तब कहाँ थे जब अग्निवीर योजना लाई गई, जो हमारे पहाड़ के जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनका सबसे बड़ा जो चलाने का परिवार चलाने का रोजगार है वह सेना है। अब सेना में 4 साल की भर्ती आई, वह तब कहाँ थे? और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, किस तरह का रोष युवाओं में नजर आ रहा है और क्या कुछ मुख्य मांगे हैं युवाओं की? पेपर लीक हुआ तो उसको लेकर चंपावत जिले में भी युवाओं में जो है काफी आक्रोश देखने को मिला है। जो यूथ कांग्रेस है और NSUI छात्र संगठन है, उनके द्वारा पेपर लीक मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार का लोहाघाट में जो है पुतला फूका गया और उनका ये भी कहना था इस मामले में जो है एक भाजपा नेता की गिरफ्तारी हुई, भाजपा नेता इसमें संलिप्त पाए जा रहे। तो उनकी यही मांग है कि जो भी आरोपी हैं उन पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए और सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनके द्वारा जो बरसों से नीट के लिए मेहनत की गई उस पर पानी फेर दिया गया। तो काफी गहरी नाराजगी यूथ कांग्रेस और NSUI छात्र संगठनों और अन्य छात्रों के द्वारा दिखाई गई है। जी
लेकिन ऐसे में क्या कुछ मांगे इन्होंने की हैं, और क्योंकि पुतला दहन किया है सरकार का भी, और क्या इस दौरान मांग रखी प्रमुख? तो उन्होंने जो नीट पेपर लीक हुआ इसको सरकार की जिम्मेदारी बताई है। युवाओं का ये भी कहना था कि पूर्व में भी जो है परीक्षाओं के जो है पेपर लीक हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पेपर लीक को रोकने के लिए जो है कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। आरोपियों को जो एक सीबीआई जांच का झुंझुना थमा दिया जाता है। उन्होंने बात उत्तराखंड के हाकम सिंह की भी की। उन्होंने कहा हाकम सिंह जो है जेल से जल्द छूट के आ गया, वो जो पार्टी में मौज करता हुआ नजर आ रहा है। तो उनका यही मांग है कि ये पेपर लीक मामले में कठोर कानून बनाया जाए, जिससे जो विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद ना हो। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुद्रपुर के सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष सुशील गाबा ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने के चलते परीक्षा रद्द होना 23 लाख छात्रों के सपनों पर बड़ा आघात है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्रों ने कई महीनों तक दिन रात मेहनत कर परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन पेपर लीक होने से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। गाबा ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए एजेंसी को बंद कराने की मांग की है। सुशील गाबा का आरोप है कि एनटीए की शीर्ष नेतृत्व की मिलीभगत से ये पेपर लीक हुआ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिला पंचायत नैनीताल की ओर से लाखा मंडल हल्द्वानी में हॉट बाजार लगाए जाने को लेकर जारी टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की है, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने जिला पंचायत नैनीताल को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 जून की तारीख तय भी कर दी है। जिला पंचायत नैनीताल में हाट बाजार के लिए टेंडर प्रक्रिया की गई थी, जिसमें जो बिडर थे याचिकाकर्ता, उनका कहना ये था कि उन्हीं के दस्तावेज पूर्ण थे, बाकी जो 2 बिडें उसमें डाली गई थी उन बिड्स में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे वो लगाए नहीं गए थे। और टेंडर की शर्त ये थी कि जो भी आवश्यक दस्तावेज 9 दस्तावेज हैं, अगर बिड के साथ नहीं लगे होंगे तो वो निविदा अमान्य होगी। लेकिन इसके बावजूद जो अन्य बिडें थी उनमें अन्य एक बिड थी, उसमें आवश्यक दस्तावेज नहीं लगे हुए थे। इसके बावजूद उसको एक्सेप्ट करके उनको वर्क ऑर्डर दे दिया गया था और कार्य करने की अनुमति दे दी गई थी, जिसको यहाँ पर चैलेंज किया गया था। तो कोर्ट इसमें जिला पंचायत नैनीताल को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता पंकज बजेटा थे, जिनका कहना ये था कि उनको जो निविदा है उनके पक्ष में स्वीकृत न करके जिस पार्टी के पक्ष में स्वीकृत की गई है उसके दस्तावेज पूर्ण नहीं है, उनकी निविदा अमान्य है। तो कोर्ट से डिमांड की गई थी कि उनको जो वर्क ऑर्डर मिला है उसको निरस्त किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील के बाद सराफा बाजार में मंदी का दौर देखने को मिल रहा है। मसूरी के सराफा की दुकानों में जहां पहले भारी भीड़ देखी जाती थी, वहीं आजकल स्वर्णकारों की दुकानें खाली नजर आ रही हैं, जिससे स्वर्णकारों में मायूसी देखी जा रही है। साथ ही सोने पर 10% टैक्स के चलते सोने के भाव 10 से 12 हज़ार रुपये तक बढ़ गए हैं। वहीं चांदी के भाव में भी 20 हज़ार रुपये तक की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस कारोबार से जुड़े लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री से मार्मिक अपील की है कि सोने चांदी से जुड़े कारोबारियों के हितों को देखते हुए सरकार की ओर से ऐसी नीति ना बनाई जाए जिससे उनका व्यापार प्रभावित हो और आम लोगों को राहत भी ना मिले। कारीगर जो है वो अलग है, जो अलग अलग मतलब देश के अलग अलग कोने से आ रहे हैं। जैसे देहरादून में ही बहुत बंगाल के कारीगर हैं, और इन्होंने जो है इस समय प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरीके से सपोर्ट करा था। बंगाल जाके सबने वोट दिया, और आज मोदी जी ये कह रहे हैं कि जी 1 साल तक सोना ना खरीदे। इनका परिवार कैसे चलेगा? ये जो लोग हैं, कारीगर लोग हैं, इनका परिवार कैसे? और तो छोड़िए, और आज जो है 10% इन्होंने जो है इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है, उससे आज में जो है 10-12 हज़ार रुपये का उछाल आ गया भाव में 10 ग्राम में। तो गरीब आदमी जो अब अपने बच्चों की शादी कर रहा है वो कैसे बनाएगा जेवर? उनका भाई प्रधानमंत्री मोदी से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, अगर आप वो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं तो उसे थोड़ा कम कीजिए। ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट जो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके जो वर्डिक्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा एक इम्पैक्ट मार्केट में आया है। 10 दुकानें टोटली जो है मसूरी में है, और मेरे हिसाब से अभी कहीं पर भी जो है ऐसा कोई रुझान कस्टमर का दिखा नहीं है, क्योंकि एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट जो है अब गोल्ड में आ चुका है। बट यही जो है रिक्वेस्ट मेरी रहती है प्राइम मिनिस्टर जी से कि
हमारे साथ में भी जो है कारीगर जुड़े हैं, काफ़ी सारी फैमिली जो है जुड़ी हैं। तो एक फाइनेंशियल जो क्राइसिस है हमारे साथ में भी आगे हो सकता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये जो भी ये वो लगाया गया है, टैक्सेस हैं या जो भी हैं, इनको जल्द से जल्द जो है हटाया जाए, ताकि हमारे भी जो है आगे जितने भी कारीगर जुड़े हैं या और भी मेरे सारे भाई जो हैं जुड़े हैं, हमें भी कोई प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हम भी आखिरकार एक व्यापारी हैं और एक व्यापार के तरीके से ही हम ये बात प्राइम मिनिस्टर जी से बोलना चाहेंगे। रुद्रपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता पर डंपर संचालकों से अवैध वसूली का आरोप लगा है। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठकुराल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि पर्याप्त साक्ष्य और पीड़ित पक्ष के बयानों के बावजूद आरोपी पर जानबूझकर हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, जबकि मामला लूट और रंगदारी का बनता है। पूर्व विधायक के मुताबिक पूरा विवाद 14 अप्रैल से शुरू हुआ, जब अवैध खनन के आरोप में 2 डंपरों को पुलिस ने सीज किया था। सारी वार्तालाप जो चैटिंग की गई है वो सब हमारे पास पेन ड्राइव में है, सीडी में है, सबके मोबाइल में है और ये हार्ड कॉपी है। इसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा, राम सिंह वादी के द्वारा, जब जब पैसा नगद दिया गया और उसके खाते में पैसा डाला गया, ये कम से कम 50 से अधिक मेरे पास डिटेल है। कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 6,000, कभी 8,000। ये देख लीजिए आप लोग, ये टोटल डिटेल है हमारे पास। ये लगभग 50 बार पैसा उसके खाते में आहरण हुआ है, जमा हुआ है। क्यों भाई, कौन सी पेंशन लगी हुई है? ये सबसे बड़ा सबूत है कि उसके खाते में करोड़ों रुपए आ रहा है। उसके खाते की जांच की जाए और उसने अपने माध्यम से अपनी पत्नी श्रीमती पूनम जी, उनके खाते में भी पैसा डलवाया। ये दूसरा प्रमाण है। एक व्यक्ति, इसका नाम राम सिंह है, उसने एप्लीकेशन दी थी विकास सागर नाम के व्यक्ति के खिलाफ कि विकास सागर उससे अवैध वसूली कर रहा है और वो भी पुलिस के नाम पर। तो इस पर कोतवाली स्तर से जांच हुई प्रार्थना पत्र पर और प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए थे उनकी पुष्टि हुई है। इसलिए इसमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है ताकि विस्तृत विवेचना करी जा सके और जो दोषी है उसको दंड दिलाया जा सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।